हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हम हमारी पॉलिटी क्लासेस चल रही है। 8th क्लास की पॉलिटी है ये, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कानूनों की समझ। तो सबसे पहले तो इस बात की सॉरी कि 2 दिन तक मेरी वीडियो अभी चैनल पे नहीं आ पाई थी। एक भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिना कुछ बात किए फालतू के हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर क्या है? 4। और चैप्टर का नाम क्या है? कानून की समझ। तो कानून के बारे में हम पिछले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में जो है कानून का शासन भी बोलते हैं कि कानून का शासन है। कानून के शासन का मतलब क्या होता है कि संसदीय शासन प्रणाली है। कानून का शासन, इसका मतलब क्या होता है कि कानून सभी के लिए समान है। मतलब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, सभी के लिए कानून समान है। कानून के निर्भर सभी समान है और कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। और यही हमारे समानता के अधिकार में भी कहा गया है। ठीक है, ठीक है। कोई भी देखिए, संभव है आप संपत्ति खरीदने और बेचने के, इसमें हम क्या देखेंगे कि किस कानून में हम कहाँ पे जाते हैं। देखिए, शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। ये सारी चीजें, कानून क्या होता है कि हर चीज के बारे में मतलब कि सही या गलत जो भी हो वो संविधान में लिखा हुआ है, उसी को कानून बनाया गया है। अगर कानून बना के, मान लीजिए कि मताधिकार के बारे में कानून है, हम सभी को पता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे देश में है, इसका कानून बनाया गया। अगर इसका कानून नहीं होता कि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए, तो शायद लोग नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज का इग्नोर करते कि सभी को कोई वोट डालने जाता, चाहे वो किसी भी समाज का हो, संस्कृति का हो, उसे किसी भी कारण से भगा दिया जाता कि आप वोट नहीं डाल सकते। इसलिए हर चीज का कानून बनाया दिया जाता है। जैसे कि संपत्ति खरीदने और बेचने के कानूनों को भी संपत्ति खरीदने बेचने का कानून होता है। मतलब हर चीज का, हर तरीके का कानून होता है हमारे देश में। कानून बनाने का जिम्मा किसके पास है? कानून बनाने का जिम्मा संसद के पास है। जो मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि कानून बनाने की जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन है? संसद है। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो बिल्कुल, कानून सभी पे लागू होता है। क्या ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन का मामला? यहाँ पे एक दिया गया है कि एक सरकारी अधिकारी क्या होता है, बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई और उस सरकारी अधिकारी ने क्या किया, उस बच्चे को मतलब भाग निकलने में मदद की। तो क्या होता है, भाग निकलने में मदद की। सरकारी अधिकारी सही काम तो नहीं कर रहा था, ये गलत काम कर रहा है। मतलब कानून के खिलाफ जाके सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। अगर आप किसी अपराधी की का साथ देंगे तो क्या होगा, ये माना जाता है कि आप कानून के खिलाफ हैं, आप सरकार के खिलाफ हैं। अपराधी का साथ देने पर भी हमें लोगों को सजा मिल सकती है, उसके लिए भी कानून है। याद रखिए कि अपराधी का साथ देने के लिए भी सजा है, कानून है। किसी भी सबूत को छुपाना, उसके लिए भी कानून बनाया गया है कि सबूत को छुपाने पर भी लोगों को सजा मिल सकती है। तो ये सारे कानून हर चीज के लिए, और यही कारण है कि कानून हर चीज के लिए, इसलिए हम उन चीजों को मानते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और संविधान की रचना हुई थी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उस समय क्या था, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात की पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा उसमें सत्ता का कोई मनमाना इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि कोई भी सत्ता का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है कि अगर कोई सत्ता में चला गया, यानी कि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बन गया, तो अपने हिसाब से कि जो मेरी मर्जी होगी वो हम करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या है कि उसे जनता के बारे में सोच के ही करना होगा। तो राष्ट्रवादियों को क्या था, ये बिल्कुल पूरी सम्मति थी कि कोई, हम ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई भी सत्ता का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। अब क्या होता है, कानून की नजर में हम स्वतंत्र भारत में सभी लोग बराबर है। आपको पता है समानता का अधिकार, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ मौलिक अधिकार में भी, वैसे भी मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार का सबसे पहला अधिकार है, उसमें यही बात कही गई है कि स्वतंत्र भारत में क्या होता है कि कानून की नजर में सभी समान है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, कानून के नजर में सभी समान है, चाहे वो कोई गरीब हो या फिर कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अगर एक सजा है तो वो किसी अमीर के लिए, किसी गरीब के लिए, दोनों के लिए किसी चीज की वही सजा है। ठीक है, अब देखिए, हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है। तो इस चीज को क्लियर करिएगा बेटा। कानून का शासन में जो आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ कि कानून के शासन का मतलब क्या है। कानून के शासन का मतलब ये नहीं है कि कानून मनमानी ढंग से, मतलब कुछ मनमानी करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून के शासन का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि पुलिस अपनी मनमानी कर सकती है,
बल्कि कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे कि मान लो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हो, उसने किसी के घर चोरी कर ली, किसी भी तरीके की चोरी हो, ठीक है, तो अगर चोरी की सजा 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी होती हो, उस चोरी की सजा वो है, और तो उसे भी वही 4 साल, 5 साल जो भी सजा है वो सजा मिलेगी। और कोई भिखारी भी अगर किसी के घर चोरी करता है तो उसे भी वही 4 साल या 5 साल की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसे 2 साल की सजा मिलेगी, या कोई भिखारी चोरी कर रहा है तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून में जो सजा की बात की गई है वही सजा दोनों को मिलती है, यानी कि सबके लिए कानून समान है। इसमें अमीर, गरीब, जाति, धर्म, लिंग कुछ भी देखा नहीं जाता। कानून सभी के लिए क्या है? समान है। अब देखिए, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। जो हमारा प्राचीन भारत था ना, जिसमें कि राजाओं का शासन होता था, राजाओं का, उसमें क्या है कि बहुत सारे स्थानीय कानून थे। अब हर राज्य में जब राजाओं का शासन होता है, कभी आप मूवी में या वैसे कोई बुक्स उठा के पढ़ लें, अभी हिस्ट्री की बुक पढ़े, हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था ना कि कहीं पे कर की प्रथा अलग थी, कहीं पे जो कर की प्रथा में टैक्स अलग अलग था, हर जगह के टैक्स की प्रथा अलग थी। वैसे ही हर जगह कानून भी अलग अलग थे और असंख्य स्थानीय कानून थे। मतलब जो स्थानीय कानून बोला जाता था कि वो कानून उसी राज्य में लागू होगा, दूसरे राज्य में जाके वो कानून लागू नहीं होता था, दूसरे राज्य में कोई दूसरा कानून हो जाएगा। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून थे। मतलब एक ही जैसे मामले में अलग जगह पे अलग कानून थे। कहीं पे क्या होता था, हो सकता है चोरी की सजा मतलब कि मार दिया, फांसी पे लटका दिया जाए चोरी की सजा में, और कोई दूसरी जगह हो सकता था कि चोरी की सजा क्या होती थी कि उससे वो सामान, मतलब बिल्कुल छोटा सा कि सामान वापस ले लें, या फिर कुछ वैसे उससे कुछ मतलब कि पैसे लेके, इस तरह से पैसे लेके, या फिर 1-2 साल की सजा देके उसे छोड़ दिया जाए। तो वही होता था। पहले के समय में क्या था, प्राचीन भारत में तो बहुत सारे स्थानीय कानून थे और एक ही जैसे मामले में अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून लागू होते थे। ठीक है। विभिन्न समुदाय कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करते थे, के लिए आजाद थे। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कानून लागू करते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि भारत में राजतंत्र था। राजतंत्र एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जिस राजा का शासन होता है वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। आपको पता है कि राजतंत्र में जनता का कोई भी मतलब कि जनता कुछ भी नहीं कर सकती। जनता अपनी बात राजा से बता तो सकती है, लेकिन वो राजा पे प्रेशर नहीं डाल सकती किसी भी चीज के लिए। ठीक है। अब क्या है, कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। क्या बहुत सारे लोग क्या मानते थे कि कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन ये चीज गलत है। कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने कहाँ की थी? अंग्रेजों ने तो बहुत ज्यादा भेदभाव किया था। किसमें? अंग्रेज में और भारतीयों में। बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया था अंग्रेजों ने, कि यूरोपियनों में और भारतीयों में। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे जो कि सिर्फ भारतीयों पे लागू होते थे। अंग्रेजों पे वो कानून लागू नहीं होता था। हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है। मतलब कुछ लोगों का ये मानना था, लेकिन क्या हुआ, इतिहासकारों में इस बात पर विवाद रहा है। इसके कई कारण है। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित थी। वो जब चाहती थी कोई भी कानून लागू कर देती थी। जैसे एक कानून था ना, आर्म्स एक्ट, कि कोई भी अपने पास किसी भी तरह का आर्म्स मतलब औजार नहीं रख सकता है। बहुत तरह के ऐसे ही कानून थे, अचानक से आ जाते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। प्रेस एक्ट था एक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, की प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई थी कि कोई भी प्रेस कुछ भी छाप नहीं सकता। मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकता। अगर वो सरकार के खिलाफ कोई भी चीज छापेगा तो उसे सजा होगी, यहाँ तक कि उसकी प्रेस के साथ उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह की चीजें थी औपनिवेशिक काल में। तो कानून का शासन बोल ही नहीं, ये मान ही नहीं सकते कि कानून का शासन और अंग्रेजों ने की थी कानून के शासन की शुरुआत। और दूसरी वजह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका बनाई थी। ठीक है। भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उसने अहम भूमिका बनाई थी। कब निभाई थी? कब? ब्रिटिश शासन में कानूनी मामलों में विकास के लिए। ठीक है। अब देखिए, 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का मिसाल है। क्या राजद्रोह एक्ट आ सकता है? कब लागू हुआ था राजद्रोह एक्ट? 1870 में। किसने लागू किया था? अंग्रेजों ने किया था, और भारतीयों पे किया था। ओके। अब देखिए, आगे हम देखते हैं इसमें क्या भारतीय राष्ट्रवादी में जो सत्ता की मनमाने इस्तेमाल का विरोध और आलोचना करते रहते थे। ये तो हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, तो ये हम पढ़ चुके हैं, वो हम नहीं देखेंगे, हम आगे देखेंगे। ओके। अब देखते हैं ये हम पैराग्राफ। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गई। मतलब जो संविधान एक दस्तावेज ही तो कानूनों का लिखित दस्तावेज। संविधान को क्या कहते हैं? कानूनों का लिखित दस्तावेज। जब संविधान को स्वीकृति मिल गई, कब मिली थी स्वीकृति? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है।
जब संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के कानून बनाने में लग गए। 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान मान्य हुआ था, मतलब कि अपनाया गया था, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। स्वीकृति यानी कि संविधान बनाने की स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, यहाँ पे संविधान बनाने की स्वीकृति की बात की गई है। तो हमारे जो जितने भी संविधान के सभा के मेंबर थे वो सारे लग गए कानून बनाने में। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। मतलब स्वीकृति मिल गई, इसका क्या हुआ? मिलने के बाद ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गई इसके पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। स्वीकृति मिली थी संविधान को, उसके बाद क्या हुआ? जो प्रतिनिधि यानी कि जिस मंत्री को हम चुन के सत्ता में भेजते हैं वो क्या करते हैं? हर साल कई कानून बनाते हैं और कई पुराने कानून में सुधार करते हैं। ऐसा इसलिए बेटा, संविधान जब हमारा बनाया गया था तो संविधान में ये बात कही गई थी कि संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहेगा। मतलब जो भी संविधान में चीजें लिखी गई उसमें समय समय पर लोगों की मांग के अनुसार संशोधन होता रहेगा। लोगों की मांग के अनुसार क्या है? आप अपने दादा परदादा की को देख लीजिए, उनकी एक मतलब कि उनकी जरूरतें कुछ अलग थी, लेकिन हमारी जरूरतें कुछ अलग है। ऐसा होता है ना, हमारे बाद जो हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी जरूरतें अलग होगी। तो ये इसीलिए हुआ था कि जो संविधान में लिख दिया गया है वो तो उस समय के समाज को देख के लिखा गया था। जो हमारे आने वाला समाज है, हो सकता है उसमें लोगों की जरूरतें और विस्तृत हो, अलग अलग जरूरतें लोगों के सामने आए, अलग अलग प्रॉब्लम आए। तो उसके लिए क्या है कि संविधान में समय समय पर संशोधन होता रहेगा और नए कानून ऐड भी होते रहेंगे। तो वैसे ही हमारे प्रतिनिधि यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उसमें नए नए कानून बनाने लगे और नए नए कानून हर बार बनाते हैं और फिर बहुत सारे कानूनों में संशोधन भी किया जाता है। ठीक है, ये बात भी कही गई है। देखिए, इसी तरह 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में भी है। ठीक है, 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून भी है। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है। बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है कि 2005 का कई बार आ चुका है। मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कराती हूँ उसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, कई बार रिपीट होते रहे हैं। तो जो है उसमें तो 2005 के आता है 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून क्या है? तो उसमें क्या है? बेटे बेटियां और उनकी मां, यानी कि अगर पिता की मृत्यु के बाद या फिर पिता की संपत्ति में किसका किसका अधिकार होगा, किसके किसके अधिकार होंगे पिता की संपत्ति में? तो बेटा बेटी और उनकी मां, बेटे बेटियां और उनकी मां की जितनी ही बेटियां सभी की जितने ही बेटे हैं उनकी और उनकी मां की तीनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। इसके पहले क्या था कि पिता की संपत्ति में सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, बेटे उस संपत्ति के मालिक होते थे, मां और बेटियां संपत्ति की मालिक नहीं होती थी। तो इससे क्या होता था, कई जगह बेटियों के साथ गलत व्यवहार होता था, कई जगह माँ के साथ गलत व्यवहार होता था कि माँ को घर से बाहर निकाल दिया जाता था कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तो इन चीजों को देखकर जब हमारा ये मतलब संविधान बना था उस समय ये कानून नहीं था, इसलिए कि उस समय समाज या तो ये मान लो कि समाज में इतनी गंदगी नहीं थी, लोग रिस्पेक्ट करते थे अपने बड़ों के, अपने सगे संबंधियों के। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो अपने पेरेंट्स को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यही कारण है कि ऐसा कानून बनाया गया कि सभी का हक है, संपत्ति में सबका हक है, आप किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बताया गया आपको, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, 2005 के हिंदू अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया गया कि संविधान में किस तरह से संशोधन होता है, क्यों होता है संशोधन, उसका क्या कारण है कि संविधान में संशोधन की बात की गई थी। क्लियर है? अब चलिए देखिए नए कानून किस तरह बनते हैं। तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कई बार बता चुकी हूँ, कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद है। ओके, तो यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। क्या इसमें आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है, जो विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी एग्जाम्पल देके आपको पढ़ाऊंगी। औरत को ये नुकसान, इसमें क्या है कि जो यहाँ पे घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा की बात की गई तो घरेलू हिंसा क्या है कि पहले ये माना जाता था घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट है। मारपीट में भी क्या है कि अगर किसी औरत की मृत्यु हो जाती है वो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में क्या होता है कि अगर कोई पुरुष, मतलब कि जो आमतौर पर जो उसका कोई पति होता है किसी लड़की का, तो घर की किसी औरत यानी कि किसी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है अथवा मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा क्या है? मारपीट करना, चोट पहुंचाना
मारपीट की धमकी देना, ठीक है, धमकी देना भी घरेलू हिंसा में आता है। ओके, मानसिक प्रताड़ना यानी कि टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, उसे गलत बातें बोलना, ये सारी चीजें घरेलू हिंसा में आता है। तो पहले क्या था घरेलू हिंसा में कि बहुत ज्यादा मारपीट करना ही घरेलू हिंसा में आता था, धमकी देना या मेंटली टॉर्चर वाला ये वाली चीजें घरेलू हिंसा में नहीं था। लेकिन अब ये सारी चीजें घरेलू हिंसा में ऐड कर दिया गया कि औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह से शारीरिक मारपीट करता है, भावनात्मक शोषण करता है, भावनात्मक शोषण यानी कि मेंटली टॉर्चर करता हो, उसे गलत बातें बोल के, उसे हमेशा छोटा मतलब कि डिमोरलाइज करके किसी भी तरीके से शोषण करता हो, शोषण, यह शोषण क्या होता है, मौखिक भी हो सकता है कि हम किसी को बहुत गलत बोल रहे हो, यौन शोषण हो सकता है, या फिर आर्थिक शोषण यानी कि उसकी जरूरत की चीजें उसे ना दे रहे हो। ठीक है, जो औरत की जरूरत होती है, जरूरत से ज्यादा तो मांगना गलत है, क्योंकि वही यहाँ पे क्या है या फिर उसकी आर्थिक शोषण यानी कि जो उनकी जरूरत है, जो उनकी बेसिक नीड है, अगर वो भी हम नहीं दे रहे हैं, जरूरत की चीजें हम नहीं दे रहे हैं, तो ये सारे किस चीज में आता है, घरेलू हिंसा में। बेटा बिल्कुल याद रखिएगा, घरेलू हिंसा आ सकता है कि घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है, तो क्या है, शारीरिक मारपीट, भावनात्मक यानी कि मेंटली टॉर्चर, मौखिक टॉर्चर, मौखिक शोषण भी हो सकता है, यौन या फिर आर्थिक शोषण, ये सारी चीजें घरेलू हिंसा में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दी गई है कि 2000 अक्टूबर 2006 की बात की गई है कि अखबार पढ़ के बहुत खुश हो रही है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बना दिया गया, एक दूसरा कानून बनाया गया। और उसके पहले 1900 मतलब 1991 की स्टोरी है कि एक बूढ़ी औरत जाती है कि मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, मतलब बेटी और बहू बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, वे चाहे तो मुझे घर से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो जाके बोलती है। एक पत्नी है, वो बोलती है कि मेरा आदमी बहुत मारता पीटता है, मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, ये दोनों, लेकिन दोनों के साथ क्या था कि दोनों ऐसी चीजें बोलते, लेकिन दोनों क्या चाहते थे, पुलिस को बोल के कि हमें जो माँ थी जिनके साथ टॉर्चर होता था, वो चाहती थी कि मुझे घर में रहने दिया जाए। ठीक है, क्या है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर में ना, घर से ना निकाला जाए। और जो एक पत्नी थी वो कहती थी मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो, मतलब उनके साथ मारपीट बंद हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उन्हें घर में रखा जाए। तो पहले क्या था ना कानून की, अगर डिवोर्स कोई मारपीट करो ये करो तो उन्हें, उनको डिवोर्स दिला दिया जाता था, उन्हें अलग कर दिया जाता था। माँ के साथ भी यही था, लेकिन जो 2006 में कानून बनाया गया, वो कानून बिल्कुल अलग बनाया गया था। इसमें देखिए यहाँ पे ये बोल रही है, बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये सारे रास्ते नहीं है। फौजदारी कानून क्या होता है कि जो क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल केस होते हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं, उसे फौजदारी कानून बोलते हैं कि वो क्राइम कर रहा है, अगर मारपीट रहा है तो क्राइम ही कर रहा है, उसे सजा दिलाना है, उसे सजा ही मिलेगी। अगर उस समय 2006 के पहले कोई पत्नी मारपीट की शिकायत करने जाती थी तो उसे सजा मिलती थी। वो अगर ये चाहती हो कि हम पुलिस से शिकायत करके समझौता करवा लें तो वो नहीं होता था। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई भी फैमिली मैटर जाता है फैमिली कोर्ट में, ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर फैमिली मैटर फैमिली कोर्ट में जाता है तो उसमें क्या होता है अब कि दो मतलब जो जज होते हैं वकील, तो दोनों में समझौता कराने की कोशिश करते हैं कि दोनों में समझौता हो जाए, डिवोर्स तक बात ना पहुंचे या सजा तक बात ना पहुंचे। तो ये कानून अब बनाया गया है। ठीक है, देखिए क्या है, महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है, सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। ठीक है, एक नया कानून बनाने के लिए संसद में पेश की गई थी, फिर वो कानून बना भी दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कमेटी की रिपोर्ट ने महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया, सामने एक विधेयक पेश किया गया, दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों की आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन की मंजूरी मिलनी जरूरी है। तो वही है, वो कानून क्या था मैं आपको ऊपर बता चुकी। देखिए यहाँ पे घरेलू हिंसा की परिभाषा शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल करना चाहिए, घरेलू हिंसा में था, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए, उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। तो ये सारे इस कानून में आते हैं, मतलब बेदखली से बचाया जाना चाहिए। अब ये कानून क्या था, देखिए यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और
अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। ये सारा है जो 2006 में कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये कानून बनाया गया था 2006 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए यह आवाज टेलीविजन रिपोर्टर, अखबारों और संपादकियों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती थी। अब क्या हुआ था, वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते थे। अब क्या देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सारी चीजें हुई थी, इन्होंने आपस में बातचीत की। इस उदाहरण को से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है ना। नागरिकों की भूमिका अहम है क्योंकि ना हम ही तो मांग करते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम तो मांग करेंगे गवर्नमेंट से, सरकार से कि हमें हमारे सपोर्ट में ऐसी कानून बनाया जाए। ठीक है, वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं, नागरिक मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। यह आवाज टेलीविजन मतलब अगर हमें अपने लिए कोई नया कानून बनवाना है या हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई सरकार के पास जाना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकियों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। ओके, व्यक्त की जा सकती है जरिए। इस सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। हम भी ये चीजें सरकार को बता सकते हैं इन माध्यम से, और सरकार भी ये चीजें हमें बताती है। कोई भी कानून बन रहा है या कोई भी कानून रद्द हो रहा है तो उस चीज के बारे में सरकार हमें इस जो संचार के माध्यमों से हम तक ये बात पहुंचाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो अलोकप्रिय होते हैं, विवादास्पद होते हैं, तो उस पर भी विवाद होता है। उस कानून को भी खत्म करने के लिए जनता सरकार से मांग कर सकती है, आंदोलन कर सकती है। ये क्या है, कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय होती है, मतलब लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये कानून। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी यह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके पीछे नियत सही नहीं है। अब देखिए क्या इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि हम अपनी बात, अगर हमें कोई कानून सही ना लगे तो उसके लिए हम भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, जो ये सारी चीजें हम करके अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ओके, हम अपनी बात क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे दमनकारी कानून होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, या फिर जो रेडी वाले रेडी लगाते हैं, उन्हें हटाने का कानून, ये भी एक कानून है। लेकिन इसके लिए भी आंदोलन हम कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि उसमें किसी की रोजी रोटी छीन रही है, तो किसी की रोजी रोटी ना छीने उसके लिए भी ये अलोकप्रिय कानून ही है ना, लोगों को ये तो कहाँ से अच्छा लगेगा। तो ये कानून हम मतलब इस कानून को हटाने के लिए सरकार से बात की जाती है। कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति आएगी। कानून के लिए कब विवाद और टकराव की स्थिति आती है, जब कानून किसी एक समाज की मतलब एक समूह की उपेक्षा करता है, दूसरे एक समूह की तो उपेक्षा करेगा, दूसरे समूह की क्या करेगा, हिमायत करेगा। तब विवाद की स्थिति पैदा होती है कि एक समूह तो इससे उपेक्षित हो रहा है, एक समूह का नुकसान हो रहा है, दूसरे समूह को इससे फायदा पहुंच रहा है। देखिए क्या होता है, अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है। अब कोई कानून बन गया, उसमें संशोधन और रद्द करने का अधिकार किसको, उसमें संशोधन और रद्द करने का अधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। याद रखिएगा, कई बार हम सुनते हैं ना न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून के खिलाफ ऐसे आदेश किए। बहुत सारे एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं कि इस एग्जाम में कोई सिलेबस चेंज हो गया हो, तो एक बार आपको याद होगा कि यूपीएससी के सिलेबस में मतलब एग्जाम के कुछ महीने पहले सिलेबस चेंज हो गया था, तो उसके लिए बच्चों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, बच्चों ने मतलब कि बहुत तरीके से उस चीज के विरोध की थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मतलब पूरी तरह से वो कानून मतलब कि वो उसे खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ चीजें मान ली गई थी उन बच्चों की। ठीक है, तो यही होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अगर कानून कोई हमें अलोकप्रिय लगे, यानी कि हमें पसंद ना आए या हमारे खिलाफ हो, किसी एक समूह की उपेक्षा करता हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर बात कर सकते हैं, उस कानून को रद्द कर सकते हैं या फिर उसमें संशोधन कर सकती है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ही ये काम कर सकती है, रद्द या संशोधन के। अब देखिए यहाँ पे 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो नागरिक अधिकार कानून वहां पे कब पारित किया गया था अमेरिका में, 1964 में। नागरिक अधिकार कानून के बारे में मैं
पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको कि अमेरिका में क्या हुआ था, जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, यानी कि जो अफ्रीकन थे जो अमेरिका में रहते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। बस में वो बैठे हो तो उन्हें उठा दिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो इसलिए वहां पर बहुत मतलब कि रंग भेद, नस्ल भेद, इसके लिए वहां पे कानून आंदोलन चला था, और लास्ट में 1964 में उसके लिए कानून बनाया गया था। ठीक है बेटा, तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है कानून के बारे में। कानून के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब जो भी चैप्टर 8th क्लास की चैप्टर है और जो भी चैप्टर है, याद रखिएगा उसमें से मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर चैप्टर से आप मान लीजिए एक दो क्वेश्चन तो आना ही है। 8th क्लास के चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि एक दो दिन डिस्टर्ब रहने के कारण मैं नहीं बना पाई वीडियो एक भी। तो आ, मैं अब डाल रही हूँ वीडियो। अभी भी हमारे पास है 8 से 10 दिन का टाइम है, हम यही मान के चलते हैं। वैसे तो 7 जुलाई को पेपर है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं 8 से 10 दिन का टाइम ही हम माने कि हमारे पास है। क्योंकि मैं ये बार बार आपको बोल रही थी ना कि हो सकता है हम ये गैप करके चले, हमारे घर कोई मेहमान आ सकता है, तो वही चीज हमारे साथ भी हो गया। ठीक है, मेरे साथ भी हो गया कि मैं नहीं बना पाई, कुछ लोगों के आने के कारण वीडियो नहीं बना पाई और आपको शेयर नहीं कर पाई। इससे आपका भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपका, मैं मानती हूँ, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम में गैप हो गया। बट मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूँ। तो आप प्लीज चैनल को हमेशा ही देखते रहिए, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सीटेट की एग्जाम के तुरंत बाद ही मैं जो बिहार टीचर का है, बीपीएससी या फिर यूपीएससी, उसके वीडियोस बनाना शुरू करूंगी और उसके अपलोड करती रहूंगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के लिए, डीएसएसबी के लिए भी मैं मटेरियल तैयार कर चुकी हूँ, तो उसके लिए भी मैं वीडियो, अभी मैं सीटेट पे ही सिर्फ फोकस कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ सीटेट का ही अभी है कि जो भी बच्चे जुड़े हैं वो बस उनका एग्जाम क्लियर हो और अच्छे नंबर से हो, और बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ के लिख के नोट्स बनाइए, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, तो हमें नोट्स बनाना है। नोट्स के रिवीजन का टाइम है, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। कुछ बच्चों का ये मैसेज आया था कि ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर अपलोड नहीं है, तो मैंने भी देखा, मुझे लगा था कि शायद मिस हो गया मुझसे वो चैप्टर, कि चैप्टर नंबर 5 शायद अपलोड नहीं है, और चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी में, 8th क्लास की ज्योग्राफी, सॉरी 8th क्लास की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5। तो मैं कल से परसों तक 8th क्लास की ज्योग्राफी के मैराथन क्लासेस लूंगी और वो चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज वो आप देख लीजिए, उसमें सारा ही, जैसे कि 6th क्लास के मैराथन हुई है ज्योग्राफी की, सारा ही कंटेंट 6 का उसमें है, वैसे ही 8th का सारा ही कंटेंट होगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही क्लास में आपका सारा 8 कवर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप उसे देखिएगा, मैं कल से परसों तक वो भी अपलोड कर दूंगी चैनल पे। और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अभी करेंगे, एक दो और भी करेंगे, जल्दी से जल्दी हम सिविक्स पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।